गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है, आपने देख ही लिया होगा। पिछला क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिपिड्स, व्हाट इज लिपिड्स एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लिपिड्स एंड व्हाट इज द क्वेश्चन फ्रॉम लिपिड्स। आई नो यू हैव ऑलरेडी नो डैट कि कितने क्वेश्चंस वहाँ से आज आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आपको लगाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा टॉपिक हमारा कैसा है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इससे पहले आपने जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और उसके बाद जितनी भी शुगर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो सारे स्ट्रक्चर को अगर देख लेंगे तो और अच्छे से ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आइए हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसमें डीएनए और आरएनए आए। इसमें कौन आएगा? डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बताया एक्चुअल में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड की हम बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड की हम बात करेंगे। हम इसमें ये बात करेंगे कि भाई डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो किस टाइप से अरेंज्ड होता है, उसका पिच किसको कहते हैं, कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, कितने टाइप के नाइट्रोजन बेस पेयर है, प्यूरिन है तो उसमें कौन आएगा, पायरिमिडीन है तो उसमें कौन आएगा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो दो मैनर में होते हैं मेटाबॉलिज्म, वो क्या होता है, कौन किसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, किसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे, किसमें एनर्जी मिलेगी, किसमें एनर्जी लॉस होगा, समझे। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम राइबोज शुगर की बात करेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करेंगे। खैर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम वो सारी चीज़ें पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए, हमने यहाँ पर सारी चीजें मेंशन्ड किया हुआ है। हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोला कि बेटा ये डीएनए और आरएनए है ना। अब इसका जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है एक्चुअल में? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड से जुड़े होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन। तो क्या है कि न्यूक्लिक एसिड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स, है ना। कंपोनेंट्स बोलिए, कंपोनेंट्स मतलब 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स है। मतलब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक पेंटोज शुगर होगा और एक नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा। समझ में आई बात? तो वही चीजें बोला गया कि नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा एक, और दूसरा पॉलीसेकेराइड्स होगा, और तीसरा क्या? फॉस्फेट होगा, यानी फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस पेयर यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सिंगल रिंग का हो सकता है, डबल रिंग का हो सकता है, और इसमें अलग अलग जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, जैसे हम प्यूरिन की बात कर सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन की बात कर सकते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल की बात कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसीलिए हम क्या बोल दे रहे हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं पॉलीसेकेराइड्स की बात करूं, पॉलीसेकेराइड्स मतलब शुगर की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 फॉर्म के पाए जाएंगे, एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सी राइबोज शुगर्स। राइबोज में सेकेंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH, इसलिए उसको राइबोज बोलते हैं, राइबोज पेंटोज शुगर। और अगर वो सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर OH ना हो तो उसे हम क्या बोल देंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। जो कि डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के केस में होता है और राइबोज शुगर किस में? आरएनए के केस में होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम फॉस्फेट के बारे में। फॉस्फेट यानी फॉस्फेट ग्रुप होगा H3PO4। समझ में आए बात? पता ये चला कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है हमारा नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड्स, और तीसरा है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यस, नाइट्रोजनस बेस की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, एक है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडीन। बेटा इसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब आप 12th में जाएंगे, तो वहां पर इसके बारे में हमारे पास 2 चैप्टर ही होते हैं। डीएनए के बारे में एक्चुअल में जेनेटिक्स की बात करें हम, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और इसी सारी चैप्टर में हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करूं तो 2 होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन, है ना। प्यूरिन की अगर हम बात करें, इसमें आ जाता है 2, एडेनिन और गुआनिन। इसको हम डिनोट कर सकते हैं A एंड G से, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन की बात करें तो इसमें 3 आ जाता है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल।
ये थायमिन जो होगा ऑलवेज डीएनए में होगा और यूरासिल जो होगा वो आरएनए में होगा। ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बेटा जब जो प्यूरिन और पिरिमिडिन की हम बात करते हैं तो डीएनए के केस में क्या होता है और आरएनए के केस में क्या होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब डीएनए में होता है ट्रांसक्रिप्शन बोले तो यानी कन्वर्जन इनटू एमआरएनए, ठीक है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उस वक्त डीएनए में जो थायमिन प्रेजेंट था तो थायमिन रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल, वहां पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है, ठीक है। अब आइए वही चीजें हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, यूरासिल मतलब किसमें, आरएनए के केस में, और थायमिन किसमें, डीएनए के केस में। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप याद रख लीजिए कि जो हमारा प्यूरिन्स है इसमें ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें डबल रिंग प्रेजेंट होता है। मतलब एडेनिन और गुआनिन का हम डायग्राम अगर देखें तो इसमें डबल रिंग होता है, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। और पिरिमिडिन से की बात करें तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को जानते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बेसिक डिफरेंस आप याद रख सकते हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है इसमें तीनों होंगे, नाइट्रोजनस बेस भी होंगे, पॉलीसेकेराइड मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, मतलब राइबोज शुगर भी इसमें प्रेजेंट होगा, और दूसरा यानी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। वही चीजें हमने वहां पे मेंशन किया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें एक पेंटोज शुगर होगा, एक नाइट्रोजनस बेस होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। क्लियर है? अब न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें इसमें एक पेंटोज शुगर होगा और एक नाइट्रोजनस बेस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये पेंटोज शुगर है और ये फॉस्फेट है और ये नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पर जैसे एडेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, और उसका यूरासिल ले लो, गुआनिन ले लो, कुछ भी ले लो, साइटोसिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, एटीसी, कुछ भी हो सकते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर। वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगला स्ट्रैंड पर कैसा प्रेजेंट है, उसी के कंप्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड पर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोसाइड में क्या प्रेजेंट है, एक पेंटोज शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस पेयर है। बेसिक डिफरेंस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या दिख रहा है कि हेयर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, हेयर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट। यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक डीएनए स्ट्रैंड की बात करूं तो ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, जो कि डबल हेलिक्स नाम दिया था वाटसन और क्रिक साहब ने बोला था। इस स्ट्रैंड का जो ये एक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड, ये धागा नहीं है बेटा, ये लाइनिंग नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे ये हैं। समझ में आए बात? जैसे मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कि जैसे ये देखिए, ये डीएनए स्ट्रैंड है, हमने खोल दिया डीएनए स्ट्रैंड को, तो डीएनए स्ट्रैंड को खोल दिया तो चलो हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐसा डीएनए स्ट्रैंड था उसको हमने स्ट्रेट कर दिया, एक डीएनए स्ट्रैंड और ये दूसरा डीएनए स्ट्रैंड खोल दिया। यस बेटा, ये एक्चुअल में डीएनए स्ट्रैंड जो है इसका बैकबोन जो कहलाया जाता है वो है पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। जैसे कि अगर मैं इसको डबल थोड़ा सा बड़ा करूं, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब दो स्ट्रैंड तो है ही, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। वो कैसे बेटा, ये एक्चुअल में ये धागा नहीं है, ये एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से हमारा पेंटोज शुगर यहां पर प्रेजेंट है, और उसके बाद यहां पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां पर फिर दूसरा पेंटोज शुगर हमारा प्रेजेंट है, और यहां पर फिर हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फिर यहां पर हमारा पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, फिर यहां पर फॉस्फेट ग्रुप है, फिर यहां पर पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। समझ रहे हैं ना, इस टाइप से, ठीक है। समझ रहे हैं ना, एक्चुअल में ये जो है, ये स्ट्रैंड जो है हमारा, एक्चुअल में जो ये स्ट्रैंड हमने ड्रॉ किया हुआ वो स्ट्रैंड जो है वो इस चीज का बना हुआ है, किसका, इसका न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजनस बेस पेयर, जैसे यहां पर मैं ले लूं कि नाइट्रोजनस बेस पेयर ये पेंटोज शुगर है, यहां पर मान लो एडेनिन है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रैंड में भी सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। समझ रहे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहां पर मान लो अटैच्ड है क्या, एडेनिन है, तो यहां पर अपोजिट में क्या होगा, थायमिन होगा।
समझ में आई बात। यहाँ पर एडेनिन अटैच्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, थायमीन होगा। क्लियर है इतनी बातें? यस। तो बेटा अब यहाँ पर जो थायमीन और एडेनिन अटैच्ड होगा वो यहाँ पर बॉन्ड की मदद से जुड़ा होगा। ये जो मैंने दो बॉन्ड ड्रॉ किया हुआ है ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पता ये चला कि अगर आपसे बैक बॉन्ड पूछा जाए डीएनए स्ट्रैंड का तो वो कौन आएगा, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस जो है वो क्या करता है, दोनों को एक तरह से दोनों स्ट्रैंड को जोड़ के रखता है और ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होता है। वो इसीलिए कि अगर अगला स्ट्रैंड में एडेनिन प्रेजेंट है तो दूसरा वाले स्ट्रैंड में थायमीन होगा, अगर एडेनिन है तो थायमीन होगा, अगर गुआनिन है तो साइटोसिन होगा। समझ में आई बात? यस। अब सुनिए, ये तो था हमारा डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। क्या समझा आपने? मैंने बोला कि जो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है एक्चुअल में ये एक स्ट्रैंड जो है वो एक स्ट्रैंड वो ऐसे धागा नहीं है बल्कि वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड है। समझ में आई बात? इसलिए मैंने बोला कि बैकबोन ऑफ डीएनए अगर आपसे पूछा जाए तो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हमने क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा यहां पर भी नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा। मान लो यहां पर गुआनिन है तो यहां पर नाइट्रोजन बेस साइटोनिन होगा और गुआनिन और साइटोसिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये चीज याद रखिएगा, कभी भी एडेनिन और थायमीन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और एडेनिन थायमीन डबल बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। काम क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का? एक तरह का स्ट्रांगनेस, एक तरह का हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यस। तो ये तो था हमारा बेटा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में डिफरेंस देखा और हमने एक डीएनए के स्ट्रैंड की बात की। ठीक है, यस। अब बताइए बेस्ट लाइन में बोलने जा रहा हूं वो है कि राइबोज जो होता है, राइबोज, राइबोज, और देखो दो तरह का शुगर है हमारे पास, दो तरह का शुगर है। एक होगा हमारा वो होगा राइबोज और दूसरा होगा हमारा डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज की हम बात करें तो ये हमारा पेंटोज शुगर है, तो हम यहाँ पर इस टाइप से पेंटोज शुगर हम ड्रॉ कर देंगे और पेंटोज शुगर में सेम चीज हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आप कर चुके हैं पिछला क्लास में भी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर CH2OH होगा। ठीक है, हमने पिछला क्लास में ये ड्रॉ किया हुआ था डायग्राम, ये राइबोज है। राइबोज इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका अगर नंबर हम करना चाहते हैं 1 2 3, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, ये वाला CH2 वाला कार्बन नंबर 5। तो पता ये चला कि हमने पिछला क्लास में देखा हुआ, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखें फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 2 पर हमें ध्यान देना है। ये कार्बन नंबर 2 पर अगर OH ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पर तो उसको हम लोग राइबोज शुगर बोलेंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम लोग डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? डीऑक्सी राइबोज शुगर। जैसे मैं यहाँ पे सेम डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सेम डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, सेम यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 3 4 एंड 5। आप क्या देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। यहाँ पर OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप एब्सेंट है। नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज, यानी डी, डी मतलब नहीं, कमी, मतलब किसकी? ऑक्सीजन की कमी। डी ऑक्सी, डी मतलब कमी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी ऑक्सी कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी कहां पर? सेकंड नंबर कार्बन पर, इसीलिए हमने नाम दे दिया डी ऑक्सी राइबोज। क्लियर है यहां तक?
यस। तो बेटा ये जो राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर यानी कि प्रेजेंट OH ग्रुप ऑन सेकेंड नंबर कार्बन। अब क्लियर हुआ? प्रेजेंट OH ग्रुप ऑन सेकेंड नंबर कार्बन फाउंड इन आरएनए। तो राइबोज शुगर किस में पाया जाता है? आरएनए में। इसीलिए आरएनए का नाम भी होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आई बात? फुल फॉर्म। और डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो सेकेंड नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी, वही चीज लिखा हमने कि अब्सेंट OH ग्रुप ऑन सेकेंड नंबर कार्बन फाउंड इन डीएनए। डीएनए में पाया जाता है, इसीलिए हम नाम दे देते हैं डीएनए का, क्या बोल देते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? यस। दोनों पॉइंट क्लियर है? अभी तक जितनी चीजें मैंने बताया क्लियर है, होनी चाहिए। अब इधर आइए, हम देख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड आल्सो मेड फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड दिस मेकिंग या ब्रेकिंग डाउन थ्रू केमिकल प्रोसेस इन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता था कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमने देखा था, जिसमें कि या तो ब्रेकडाउन होगा या फिर टूटेगा या फिर बनेगा। ठीक है, या तो ब्रेकडाउन होगा या फिर सिंथेसिस होगा। समझ में आई बात? तो यही चीज को यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअल में, इसलिए ये बोल रहा है कि बायोकेमिकल जो है वो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स आल्सो मेड फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल की बात करें, जो दूसरा दूसरा अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर के एक कंपाउंड बना देता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देता है। हमने पढ़ा हुआ है इसको अच्छे से डिटेल में। कभी कभी क्या होता है कि जो कभी कभी क्या होना ही है ये प्रोसेस कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में। समझ में आई बात? तो वही चीजें ये पॉइंट बोल रहा है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर एंजाइम कैटालाइज्ड। जितनी भी रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में, सबके सब एंजाइम की मदद से ही होता है। विदाउट एंजाइम कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए एंजाइम को हम लोग बोल देते हैं क्या? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब गया और चुगली लगा के आ गया। मतलब क्या क्या किया कि जैसे हमारे हर क्लास में बच्चे होते हैं कि भाई सबको उंगली करने की आदत होती है, किसी को चुटी काट लिया, किसी को टर्चर कर दिया, किसी को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। तो मतलब वो कैटालिस्ट है, वो क्या कर रहा है? आग लगा रहा बार बार। तो हमेशा एंजाइम का काम क्या होगा? वो कैटालिस्ट जैसा बिहेव करेगा। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। क्या? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मतलब जाएगा, रिएक्शन करवा करके फिर वापस हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वही चीजें बोला गया। कैटालिस्ट क्या है कि आर दो सबस्टांसेस, यानी एक्चुअल में वो प्रोटीन है। वो सबस्टांसेस क्या है बेटा? प्रोटीन दैट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर मतलब चेंज, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा। सपोज करो हमारे बॉडी में एक रिएक्शन हो रहा था, हमारे बॉडी में एक रिएक्शन हो रहा था, लेकिन उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए 10 मिनट। 10 मिनट एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है। लेकिन अगर वहां पर कोई कैटालिस्ट एंजाइम प्रेजेंट रहेगा तो वो रिएक्शन 10 सेकंड में कंप्लीट हो सकता है। होगा ही। समझ में आए बात? इसीलिए बोला गया है कि कैटालिस्ट आर दो सबस्टांसेस मतलब प्रोटीन दैट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा उसे ही हम बोल देते हैं एंजाइम। उसे ही हम क्या बोल देते हैं? एंजाइम। जो कि हम काफी अच्छी तरीके से अगला जो टॉपिक होगा हमारा एंजाइम्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अभी तक ये सारे पॉइंट क्लियर हुए? यस। अब आइए डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी देख लिया कि डीएनए और आरएनए का काम क्या है। डीएनए और आरएनए का मेन फंक्शन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जो हमारा डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर था वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? आरएनए के फॉर्म में। और आरएनए से कहाँ चला जाएगा? प्रोटीन बना लेगा, और प्रोटीन से एंजाइम बन जाएगा, और हमारे बॉडी में अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डीएनए की पहले बात कर लेते हैं, आरएनए को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। डीएनए स्ट्रैंड डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय वाटसन एंड क्रिक, जिसमें से ये वाटसन साहब अभी जिंदा हैं, न्यूयॉर्क में हैं। ठीक है, हाँ अभी जिंदा हैं जी। अभी आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ, जो 2021 में बोल रहा हूँ कि डीएनए के जो डबल हेलिक्स के इसको इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक साहब थे, उसमें से वाटसन साहब जिंदा हैं। ठीक है, जॉन वाटसन।
इन्होंने बोला था डबल हेलिक्स मॉडल, इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स, है ना। और भी आप पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव वाला प्रोसेस, वो आप 12th में पढ़ेंगे या नहीं। दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि अगर ये वाला स्ट्रैंड इसका 5 है, 5 डैश है, 5 प्राइम बोलिए, 5 प्राइम, तो यहां यहां जो होगा वो क्या होगा, अगला वाला 3 प्राइम होगा। और अगर दूसरा वाला 5 है, अरे यहां पर ना दिखा करके मैं यहां पे दिखा दूं ना, यहां तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, अगला 5 हो जाएगा। ये स्ट्रैंड में अगर ये वाला 5 स्ट्रैंड है, 5 डैश है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3 डैश। अगर ये वाला 3 डैश 5 डैश, ये वाला क्या 3 डैश, तो 5 की जगह 3 आ रहा अपोजिट में और 3 की जगह 5 आ रहा अपोजिट में, तो एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, कहाँ गया, वही चीजें, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब देखो, जैसे मैंने अगर ये दो मार्कर की बात की, यहां पर देखिए, एक का पीछे का हिस्सा तो एक का आगे का हिस्सा, और एक का आगे का हिस्सा तो एक का पीछे का हिस्सा। देखो इस मार्कर को, एंटी पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ एक दूसरे के। यस, इधर आइए, डिस्टेंस ऑफ वन पिच 34 एंगस्ट्रॉन या फिर 3.4 नैनोमीटर। 34 एंगस्ट्रॉन को अगर नैनोमीटर में करेंगे तो वो इतना ही आएगा। मतलब पिच के, जब भी आपसे बात की जाए, पिच का मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक, ये एक पिच हो गया, ये एक क्या हो गया, पिच हो गया। और ये पिच कितना है, इसका डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉन याद रख सकते हैं, याद रखना ही है, बल्कि इसके बारे में हम और डिटेल में 12th में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.34 नैनोमीटर। बोल क्या रहा है कि हर एक पिच में 10 बेस पेयर लगभग प्रेजेंट होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। हर एक पिच में कितना है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। अब ये 10, हर एक बेस पेयर के बीच का जो डिफरेंस है बेटा, डिस्टेंस है, वो ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा है। हर एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉन बोलिए या फिर 0.34 नैनोमीटर बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आई बात, यस। तो एंगल बिटवीन पिच कितना है बेटा, 36 डिग्री। जो हमारा ये वाला एंगल है वो कितना है, 36 डिग्री। समझ में आई बात, इतनी बातें क्लियर है डीएनए के बारे में। आरएनए जो है हमारा, नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी और उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी, इसमें भी ऐसा ही केस होगा, सेम का सेम। और लेकिन फर्क ये पड़ेगा आरएनए के केस में कि इसमें हमारे पेंटोज शुगर जो होंगे वो कैसे होंगे, राइबोस प्रेजेंट होगा, और नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। यस, मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने पहला चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस या सम द टोटल केमिकल रिएक्शंस विच अकर्स इनसाइड आवर बॉडी। जितनी भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म को हम एक तरह से आप अब हम उतना सिंपल सा डेफिनेशन नहीं जानते हैं। हमने आपको मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक्चुअल में क्या है, ये केमिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल हैं जो आपस में कंबाइन होकर के एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं। समझ में आई बात। तो बेटा दो प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। दो मैनर में होता है मेटाबॉलिज्म, या तो एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म का मतलब हो जाता है सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना। कैटाबॉलिज्म का मतलब हो जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाना सिंपल मॉलिक्यूल में। जैसे अगर मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूं, मैं इसको थोड़ा रफ करूं, यहां आइए। जैसे मैं अगर बताने की कोशिश करूं कि ये हमारा एक एनाबॉलिज्म है और ये हमारा एक कैटाबॉलिज्म है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी क्योंकि मैं सब चीज़ पढ़ाया हुआ हूँ। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा कि एक सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं।
जैसे अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो आपका एग्जाम्पल में हम दिए हुए हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें होता क्या है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद प्लस वाटर हम यूज करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल C6H12O6 से बना लेते हैं। बनाए कि नहीं बनाए हमने? यस। प्रोटीन की बात करें हम, एक एग्जांपल आपका प्रोटीन दिया हुआ है। प्रोटीन के केस में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे यानी 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से जुड़ करके 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जुड़ करके क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। समझ आएगा? ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे एक और मैं अगर फैट की बात करूं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बना लिया था? फैट। क्लियर है? यस। सेम कैटाबॉलिज्म में इसका उल्टा प्रोसेस होता है। भले यहाँ पर एंजाइम की मदद होंगी सारे के सारे, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जैसे ये ग्लूकोज था, मतलब इसमें दो एग्जांपल हमने दिया आपको, जैसे डाइजेशन जैसे स्टार्च के डाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्च का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज हमारे जो मुंह में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? पार्शियली डाइजेशन ऑफ स्टार्च भी हम इसे बोलते हैं, 30% डाइजेशन हम बोलते हैं इसी वजह से। अब जैसे अगर मैं और भी मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे कि अगर मैं आपने सुक्रोज लिया हुआ है, खाया हुआ है, तो वो ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वही चीजें। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? जैसे प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो वो ये इसी को यूज करेगा, C6H12 इसी को तोड़ देगा। समझिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें देगा। ठीक है। और ये एनाबॉलिज्म में बेटा एनर्जी लगती है हमेशा, जो भी प्रोसेस होगा इसमें एटीपी का यूज होगा, इसीलिए हम लोग इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और अगले वाले प्रोसेस में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल में। जैसे अगर फैट का ब्रेक डाउन होगा किसमें होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में हो जाएगा और वहां पे हमें क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, यानी इसमें हमें एटीपी मिल रहा है, एटीपी हमें इसमें मिल रहा है, एनर्जी हमें मिल रही है। समझ में आई बात? यस। तो ये था हमारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब एग्जांपल से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी प्रोटीन और फोटोसिंथेसिस के बारे में। और कैटाबॉलिज्म में हमने डाइजेशन के बारे में देखा हुआ है और रेस्पिरेशन के बारे में देखा हुआ है। क्लियर है सारी बातें? यस। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे बेसिस वाले पॉइंट हैं कि मॉलिक्यूल का बेसिस वगैरह क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बेटा एक पॉइंट है यहाँ पे, काफी एक्सेप्टेबल पॉइंट है जो कि हमें इस पर ईमान लाना चाहिए, वो है थाउजेंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स या फिर मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी इन कैरेक्टरिस्टिक्स कंसंट्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि उसका एक अपना कंसंट्रेशन होता है, कितना होना चाहिए, एक एज अ रेंज के तौर पर हमें एक रेंज बता दिया जाता है, इतना फिक्स्ड नहीं। जैसे अगर मैं ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करूं, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज वो कितना है? जैसे 4.5 टू 5 पॉइंट यानी 0 बोलो 5 बोलो, 4.5 टू 5 मिलीमोल पर लीटर, इतना होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं, प्रेजेंट होता है इन नैनोग्राम पर लीटर इन ब्लड। समझ में आई बात? पर लीटर इन ब्लड, मतलब हार्मोन्स जो होता है ये हाई कैटालिस्ट नेचर का होता है, बहुत जल्दी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन करवाता है, इसीलिए इसको कम अमाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये नैनोमीटर में ही पाया जाता है। ठीक है। लेकिन ब्लड का जो ये कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का ये इतना ऑन एंड रेंज, मतलब हम बोल सकते हैं कि 4.75 इतना होना ही चाहिए। ठीक है, 4.5 टू 5 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला हमने इसमें कि भाई थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल या मेटाबोलाइट्स तो बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा हार्मोन्स प्रेजेंट इन नैनोग्राम पर लीटर, है ना। एक पॉइंट और है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन अ स्टडी स्टेट, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स। अब वो चीज देखिए, उस चीज को समझने के लिए हमें दो चीज समझना पड़ेगा, एक मेटाबॉलिक फ्लक्स और दूसरा स्टडी स्टेट।
मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या है, आपने फिजिक्स से पढ़ा हुआ होगा, आपने पढ़ाई है फिजिक्स फ्लक्स के बारे में। मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या होता है, जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज हम देख रहे हैं बेटा, वो है एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी रिएक्शन की एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि रेगुलेटेड बाय एंजाइम होता है, जो एंजाइम के थ्रू होता है। मतलब एक्चुअल में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, चेंज होता है ना, यानी एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब वो चेंज रहता है, वो क्या रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर आ जाएगा तो मसला खराब हो जाएगा। जैसे हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो अगर एक सेम कंसंट्रेशन में आ जाए तो फिर हम वो काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए था। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जो भी है वो कैसे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होता है ना, तभी जाकर के हम सारे, क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली वर्क करती रहती है। ठीक है, तो वही चीजें बोला गया, बायोलॉजिकल सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन स्टडी स्टेट कैन कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स। अब मेटाबॉलिक फ्लक्स के बारे में हमने देख लिया है और स्टडी स्टेट के बारे में हमने देख लिया है। ओवरऑल हमने आज जो डिस्कस किया है वो हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस किया है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, डीएनए और आरएनए क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन इसका देख लिया, डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा देखा, स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बारे में, रिएक्शन के बारे में हमने बोला है ना। और उसके बाद यहाँ पर हमने बोला है कि लिविंग बॉडी जो है वो क्या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि भाई अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, अगर सेम इक्वल कंसंट्रेशन हो गया तो मसला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो खैर इतनी बातें हमने आज डिस्कस किया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज हम लोग जब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके बाय।